नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी पुलिस को सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। और इस केस में ऐसा ही कुछ होता है, और इस केस का नाम आता है सजनी मर्डर केस। सजनी मर्डर केस एक ऐसा केस था जिसमें कि 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या कर दी जाती है, जो कि 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में की जाती है। और उस समय जो हत्या थी वो कथित तौर पर कहा जाता है कि लूटपाट के उद्देश्य से की गई थी। और अब जो पुलिस थी वो इस हत्याकांड को सुलझाने में जी जान से लग जाती है। और इस केस के अंदर जो महिला का पति था उस पर भी शक जाहिर किया जाता है। और अब जो महिला का पति था वो इस केस में लापता हो जाता है, और जो पुलिस थी उसके पति को सालों तक भी नहीं ढूंढ पाती है। और जब आखिर में कातिल को पकड़ा जाता है तो उसका पुलिस को एक ही सवाल था कि आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। और इस सारे मामले के अंदर जो पुलिस है, पुलिस ने इसे सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख फ़ोनों की कॉल डिटेल निकलवाई, सभी की जांच की गई, हजारों लाखों लोगों से पूछताछ की गई, पुलिस की कई टीमें गठित की गई। और इसके अंदर पुलिस अधिकारी बदलते रहे, हर एक चीज़ बदलती रही, लेकिन फिर भी आखिर में जो पुलिस है उसकी मेहनत रंग लाती है। और 15 साल की मेहनत के बाद में जो कातिल था उसे पुलिस पकड़ ही लेती है। और इस सारे केस को सुनने के बाद में हर एक इंसान पुलिस को सल्यूट करने पर मजबूर हो जाता है। आखिर क्या था ये पूरा केस, ये अब हम आगे पूरी डिटेल से जानते हैं। 14 फरवरी 2003 से सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन पर घंटी बजती है। ओके कृष्णा फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो उनके दामाद तरुण की होती है। और तरुण रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने ससुर से कहता है कि पिताजी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपकी बेटी सजनी का किसी ने मर्डर कर दिया है। जैसे ही उसके पिता ये सुनते हैं वो रोते हुए अपनी बेटी के ससुराल में पहुँचते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जो सजनी है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके गले के अंदर एक दुपट्टा डला हुआ है जिससे कि फांसी लगाकर उसकी हत्या की गई है। अब जो उसके पिताजी थे वो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। इधर जो उसका पति तरुण था, यानी कि उनका दामाद सजनी का पति, वो दहाड़े मार मार कर बुरी तरह से रो रहा था। और वो इतना ज़्यादा रो रहा था कि किसी का उस पर शक जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसको रोते हुए देखकर ही पुलिस उससे ज़्यादा नहीं पूछ पाती है। लेकिन फिर भी पुलिस के साथ खोजी कुत्ता भी होता है जो कि बार बार उसी के ऊपर भौंक रहा था। लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले थे उन्हें लगा कि ये कुत्ता ऐसे ही भौंक रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरे दिन जब उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर भी जो फौजी कुत्ता था वो वैसे ही बार बार तरुण के ऊपर भौंके जा रहा था। लेकिन जो पुलिस थी उसे लगा कि पहले इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और फिर 2-4 दिन के बाद में जब ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब हम तरुण से पूछताछ करेंगे। लेकिन होता क्या है, तीसरे ही दिन जो तरुण था अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अब जब तरुण गायब होता है तो पुलिस की जो शक की सुई थी वो सीधा तरुण पर जाती है। और अब जो पुलिस थी वो तरुण को ढूंढने लग जाती है। इधर जो उसके पापा थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनकी बेटी की हत्या उन्हीं के दामाद ने की है। यानी कि 15 फरवरी 2003 को अचानक से जो तरुण था वो तो अब लापता हो चुका था। लेकिन अब जो उसके घर वाले थे, जो पुलिस वाले थे, वो यही सोचकर परेशान थे कि आखिर में उसे ढूंढा कैसा जाए। अब जो उसके घर वाले थे, पुलिस वाले थे, वो 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के लोगों को लाइट डिटेक्ट का टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन उस टेस्ट में भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है। 2003 में सजनी की हत्या हुई थी। अब 2006 आ जाता है, यानी कि 3 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी कातिलों का कोई भी पता नहीं चलता है।
अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने के लिए उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके पास जाते हैं और उनसे लाख कोशिश करने की मिन्नतें करते हैं कि कैसे भी करके आप हमारी बेटी के जो कातिल है उसे पकड़वाने में हमारी मदद करिए। अब जो नरेंद्र मोदी थे, वहाँ के जो तत्कालीन अधिकारी थे, उन्हें जांच के फिर से आदेश देते हैं और कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आप उस लड़की के कातिल को या उसके पति को जल्दी से पकड़िए और उसे जेल करवाइए। अब जो पुलिस अधिकारी थे फिर से इस केस में ढूंढने के लिए लग जाते हैं। एक टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ दिनों में ही पुलिस द्वारा कई हजार लोगों की प्रोफाइल चेक की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े हर एक व्यक्ति की मोबाइल नंबर और उस पर आने वाली कॉल डिटेल सारी निकलवा ली जाती है कि चाहे तो वो तरुण के घर वाले हो, उसके रिश्तेदार हो, उसके दोस्त हो, हर एक के फ़ोन पर जो पुलिस थी बड़ी बारीकी से नज़र रख रही थी कि किसी भी अननोन व्यक्ति का फ़ोन आए और वो तरुण निकल गया तो उनकी जो कामयाबी है वो उन्हें मिल ही जाएगी। लेकिन जो पुलिस थी उन्हें इसमें भी कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस की जो टीम थी उसने लगभग 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवा ली, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी जो पुलिस थी उन्हें कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगती है। तरुण नाम से किसी व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद भी इस केस में जो पुलिस थी वो हिम्मत नहीं हारती है और अगर पुलिस इसी तरीके से काम करे तो आज कोई भी ऐसा केस नहीं बचे जिससे कि पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती है। वाकई में पुलिस ने इस केस में बहुत ईमानदारी से काम किया, चाहे तो वो मोदी का दबाव हो, चाहे तो उसके घर वालों का हो या जो भी था, लेकिन पुलिस ने बहुत ईमानदारी से इसमें काम किया था। अब जो पुलिस थी उनकी पैनी नज़र थी खासतौर से जो तरुण की माँ अनम्मा थी उन पर और तरुण के भाई के नंबर पर। उनके नंबर पर पुलिस निगरानी कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। अब अनम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता था जिस पर कि पुलिस शक कर सके, तरुण तक पहुंच सके और अपना भविष्य बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की माँ जो अनम्मा थी, फिर पुलिस वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट के तौर पर जाकर रहने लग जाती है कि हो सकता है इसके पास कोई दूसरा मोबाइल हो जिससे कि बेटे से बात करती हो। तो जो पुलिस वाले थे वे वेश बदलते हैं, पेइंग गेस्ट के तौर पर उन्हीं के घर में रहने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जो पुलिस थी उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन जो उसके अनम्मा के पड़ोसी थे वो ज़रूर कुछ जानकारी देते हैं और वो कहते हैं कि जो पुलिस वाले थे जब वो पड़ोसियों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि व्यवहार में तो ये मधुर थे। कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस अनम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटा अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए एक छोटी सी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब जो पुलिस वाले की निगरानी थी वो अनम्मा पर थी। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरल भी जाती थी। अब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए हुए थे। उन्हें पता चल रहा था कि केरल जाने के बाद जो अनम्मा है वो बेंगलोर भी गई थी, लेकिन वो बेंगलोर क्यों गई थी, पुलिस के लिए अब यही एक बड़ा सवाल बन जाता है। पुलिस वाले जो थे वो अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले हर एक नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और अब जो पुलिस वाले थे वो अनम्मा के ऊपर जब नज़र बनाए रखते हैं तो उसी समय अनम्मा के मोबाइल नंबर पर एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है और उसी लैंडलाइन नंबर को पुलिस जब जांच करवाती है तो ये एक कंपनी का नंबर निकलता है और ये जो नंबर था इसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो ये निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज था जो बेंगलोर में रह रही थी। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल निकलवा पाती है। कुछ ही महीनों बाद में फिर एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के पास फ़ोन आ चुका था। उसके पास एक मोबाइल नंबर से भी फ़ोन आता था जो कि निशा परवीन का था और जो लैंडलाइन था उससे भी फ़ोन आता था जो एक कंपनी का नंबर था। अब जो पुलिस वाले थे लैंडलाइन नंबर के आधार पर ही उस कंपनी में पहुंच जाते हैं
जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती थी। अब जो पुलिस वाले थे, वो एक टीम जो थी वो उस कंपनी में जब पहुंचती है, वहां पर 35,000 कर्मचारियों का डाटा निकलवाया जाता है और पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डाटा चेक करवाती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। उस कंपनी में लगभग 35,000 लोग नौकरी किया करते थे, जो अलग अलग जगह पे थे। उसकी ब्रांच में भी नौकरी किया करते थे, वहाँ पर भी नौकरी किया करते थे, लेकिन उस कंपनी में किसी का भी नाम तरुण नहीं था। अब जो पुलिस वाले थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर में करें तो क्या करें। अब जो पुलिस वाले थे, वो तरुण का एक फ़ोटो लेते हैं और उसी कंपनी के आसपास में लोगों से पूछताछ करते हैं, चाहे वो चाय वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो या जो भी था। हर किसी से पूछताछ की जाती है, वो फ़ोटो दिखाई जाती है कि आपने इस व्यक्ति को देखा है क्या। तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि सर, मैंने इसे देखा है, ये व्यक्ति इसी कंपनी में काम करता है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानता हूँ। अब जब उसका डिटेल निकलवाई जाती है, उसकी फ़ोटो से उसका चेहरा सामने आ जाता है, तो जब पता चलता है कि आखिर में ये व्यक्ति है कौन। अब उस कंपनी में उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी शक्ल से उसकी पूछताछ की जाती है। कंपनी में काम करने वाले लोगों को उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है। तब पता चलता है कि उस कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है और जिस तरुण की पुलिस बात कर रही है, अब तो उसने अपना नाम बदल लिया है और उसने अपना नाम परवीन रख लिया है। पुलिस समझ जाती है कि तरुण ने अपनी पहचान छुपा ली है और अब वो अपने दूसरे नाम से यहाँ पर रह रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी। अब जो एक पुलिस वाला था, वो सादा वर्दी में उसके ऑफिस में जाता है, क्योंकि अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि ये एक एग्जेक्टिव की नौकरी कर रहा है। और अब जो पुलिस वाले थे, उसके सीधा ऑफिस में जाते हैं, जो कि सादा वर्दी में थे। एक पुलिस वाला उसे जाकर कहता है कि कैसे हो तरुण। ये नाम सुनते ही जो तरुण था, उसके तो मानो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसका नाम तरुण लिया था। तो जो पुलिस वाले थे, वो कहते हैं कि शायद आपने हमें पहचाना नहीं होगा, तो हम बता देते हैं कि हम पुलिस अधिकारी हैं। अब जो बाकी के पुलिस अधिकारी थे, उन्हें भी अंदर बुला लिया जाता है और जो तरुण था, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस को अब जो तरुण था, वो एक ही सवाल पूछ रहा था कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। तो जो पुलिस वाले थे, वो उसे सारी बात बताते हैं कि आखिर में उसे ढूंढा कैसे गए। अब जो तरुण था, उसे पुलिस पूछती है कि अब तुम ये बताओ कि क्या हुआ था। अक्टूबर 2018 को जो तरुण था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर उसे पूछताछ शुरू की थी। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले करने वाली सजनी के मर्डर के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। तो जो तरुण था, वो कहता है कि सर, जो सजनी थी, वो एक बैंक में नौकरी किया करती थी। वो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मैंने उससे शादी कर ली, जबकि मेरा अफेयर किसी और लड़की के साथ था और मैं उस सजनी को मारकर उस लड़की से शादी करना चाहता था। 2002 में मेरी शादी हुई थी और अब वैलेंटाइन डे आने वाला था और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके कहा था कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसे मारने के बाद में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उसे कहा था कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसे ये कहकर धक्का मार देती है कि मैं किसी कातिल के साथ अपना भविष्य नहीं सजा सकती हूँ। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो अपनी गर्लफ्रेंड का तो क्या ही होगा। अब जो सजनी थी, वो मर चुकी थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब जो तरुण था, वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त, जो कि भोपाल में रहता था, उसका नाम प्रवीण बटेली था, और वो उसी के पास में जाता है जो उसका कॉलेज फ्रेंड हुआ करता था। और वो उसे जाकर कहता है कि बिज़नेस में मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका है, मेरे पास ना पैसा है, ना रहने को घर है, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसका जो दोस्त था, दोस्ती के नाते उसकी मदद करता है और अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उसे नौकरी पर रख लेता है, जहाँ पर वो बतौर इंग्लिश टीचर रखा गया था।
अब जो तरुण था उसका दिमाग तो शुरू से ही शैतानी था और उसके शैतानी दिमाग में ही एक आइडिया आ जाता है। वो धीरे धीरे प्रवीण से एक नज़दीकी बढ़ाता है। उसके कंप्यूटर का जो पासवर्ड वगैरह था या जो भी सीक्रेट चीज़ें थी सब कुछ जान लेता है और एक दिन प्रवीण के सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का सर्टिफिकेट हो या जो भी हो, सभी को वो स्कैन कर लेता है। जो ये इसका दोस्त था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, अच्छी खासी उसके पास डिग्री भी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करता है, उसकी जगह अपनी खुद की फ़ोटो लगाता है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करता है और वो 2012 में बेंगलोर जाता है, जहाँ पर वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के आधार पर वहीं की एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी होती है उसमें नौकरी करता है, जहाँ पर उसे सालाना 22 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। अब वो कंपनी के काम से अमेरिका के टूर पर भी 3 बार जाकर आ चुका था। अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से था। तभी 2012 में उसकी मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है और दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती है, फिर प्यार मोहब्बत होती है और वो अब निशा से शादी कर लेता है और वो एक काफ़ी बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में निशा के साथ रहने लग जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी बीच में दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं। सब कुछ तो सही था, लेकिन 15 साल के बाद में जो पुलिस थी वो उसे आखिर में पकड़ ही लेती है। हालांकि पुलिस को उसे पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और आखिरकार में उसे पकड़ लिया गया। इस पूरे केस के बारे में जो ये प्रवीण है, इसे तो जेल हो चुकी है और अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसे कितने दिनों के बाद में बेल मिलती है या इसे रिहा किया जाता है। लेकिन इस पूरे केस में पुलिस ने जितनी ईमानदारी से काम किया, अगर पुलिस इतनी ही ईमानदारी से और बाकी के जो भी केस है उस पर काम करेगी तो कोई भी बेगुनाह फंस नहीं पाएगा। जिसने जुर्म किया है वो बच नहीं पाएगा। पूरी घटना कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।